वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे बेटा। और बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था जो चैप्टर, वहां पर हम लोगों ने बात करा था एक्सेस डिमांड क्या होता है और उसकी डेफिशिएंट डिमांड क्या होते हैं एंड डेफिशिएंट डिमांड क्या होते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट का क्या बजट होता है एक इकोनॉमी के अंदर, उस सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे बच्चा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और एंड तक हम इसको वन शॉट के अंदर कवर अप करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, चलिए। आइए, ये आपका चैप्टर की अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट। देखो, बजट की अगर हम बात करें तो बजट हर लोग बनाते हैं, सभी को बजट बनाना होता है। अपने घर के लिए भी बजट बनाते हैं आप, कि कैसे क्या काम करना है। इस तरह से सरकार भी अपनी बजट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एक इकोनॉमी में क्या कैसे होती हैं। तो एक बार सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग करने वाले क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे बच्चा, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल रिसीट क्या होते हैं। उसके बाद टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं बच्चे। उसके बाद हम रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, बजट के गवर्नमेंट के जो बजट होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं बच्चे। इस तरह से हम लोग सभी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है बेटा। घर चलाने के लिए, अगर आपसे मैं पूछूं बेटा, तो आप भी, आपके भी मम्मी पापा अपने घर चलाने के लिए बजट जो है मैनेज करते हैं कि कैसे हमें, कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा, कहाँ से हमारे पास से कहाँ पैसा जाएगा, कितने पैसे खर्च होगा, कितने पैसे आएगा। तो बजट तो हर लोग बनाते हैं, हर लोगों को बनाना चाहिए बजट। तो यहाँ पर सरकार भी इस तरह से बजट बनाती है बेटा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें बजट, गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन क्या कहता है। तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। बेटा जी, इस साल का स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है, ये जो जो ये दर्शाता है आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स। यानी कहने का मतलब सरकार के पास जो एस्टिमेटेड, जो अंदाजे लगाते हैं रिसीट का, कितने कितने पैसा किस सोर्स से आ सकता है, समझ गए बात को, आइटम वाइज। और यहां पर कितने पैसे उनके एक्सपेंडिचर होगा ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। बेटा जी, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, इसका ड्यूरेशन जो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का होता है बेटा। और फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये काम करते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट बजट वो बजट होता है, गवर्नमेंट बजट वो एनुअल स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि कितने सरकार के जो है एस्टिमेटेड रिसीट्स कितने हैं और कितने एक्सपेंडिचर हैं। इन दोनों चीज के बारे में जो बताने का जो स्टेटमेंट होता है बेटा, हम उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। इसका ड्यूरेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का होता है। और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये बजट को क्या करते हैं बेटा, अनाउंस करते हैं। समझ गए बात को? तो ये आपका डेफिनेशन है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो सिंपल वर्ड में ये समझेंगे, सरकार का जो है कितने पैसे उनके एस्टिमेटेड, कितने रिसीट है, कितने पैसे कहाँ से आ सकता है, किस सोर्स से इतने पैसे आएंगे और कहाँ कहाँ सरकार खर्च करने वाले हैं, उनका पूरा डिटेल्स होता है, विवरण होता है, आइटम वाइज होती है बेटा पूरे फिस्कल ईयर का। हम उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। आइए बच्चे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है गवर्नमेंट बजट का। भाई, हर काम करने का ऑब्जेक्टिव्स होता है। आपका, आप भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आपका भी ऑब्जेक्टिव है, मैं भी कुछ काम कर रहा हूं तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से सरकार बजट आखिर बनाती क्यों है, बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा कि वहां कहाँ से कितना रिसीट आएगा और कहाँ पर हम खर्च करने वाले हैं। तो ये सभी चीज के बारे में जानते हैं और जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले अगर बात करें बेटा, तो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो चाहते हैं कि उनके पास जो साधन है, जो रिसोर्स है, उसको री एलोकेट अच्छे तरीके से रिसोर्स कर पाए। उसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो यहाँ पर रिड्यूस कर सके इनकम एंड इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को क्या कर सके, कम से कम कर सके। इकोनॉमिक में के अंदर क्या करे बेटा, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर सके। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की को हम मैनेज कर सके। और उसके बाद इकोनॉमिक की ग्रोथ में हेल्प करते हैं बेटा बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट। उसके बाद रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज है उन सभी को रिड्यूसिंग करने का काम करते हैं। और समाज में क्या करते हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम या जनरेशन करने का काम कौन करता है बेटा, गवर्नमेंट बजट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड रिड्यूस
इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, थर्ड में है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फोर्थ में है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, एंड फिफ्थ में है इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं बच्चे। और उसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूसिंग रीजनल डिसपैरिटीज डिस्पैरिटीज। उसके बाद अगर बात करी यहां पर रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, और उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हम काम करते हैं। समझ गए बात को? आइए एक एक करके हम सभी पर चर्चा करेंगे बच्चे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या करते हैं बेटा। यहाँ पर जो हमारे पास संसाधन होते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हम उसको रीएलोकेट करते हैं। अब हम बात समझते हैं, गवर्नमेंट रीएलोकेट द रिसोर्सेज टू एंश्योर एफिशिएंट यूज। यहाँ पर सरकार क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट मोड में यूज कर पाते हैं, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं, प्रमोटिंग कर पाते हैं पब्लिक वेलफेयर। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, यहाँ पर अपने साधन का रीएलोकेट करके यहाँ पे क्या कर सके, एफिशिएंट मोड में उसका यूटिलाइज कर पाते हैं, कहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं, प्रमोटिंग कर पाते हैं पब्लिक वेलफेयर। अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चे तो यहाँ पर सब्सिडीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में सब्सिडीज देते हैं, एंड इम्पोजेज टैक्स ऑन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। तो यहां पर टैक्स किस पे लगाते हैं बेटा, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पे, और सब्सिडीज किसको देते हैं, रिन्यूएबल पे देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे बेटा। तो ये क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है पॉइंट्स? तो सरकार यहां पर रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज को, जिससे क्या हो सके, इंश्योरिटी प्रोवाइड कर सके किसके अंदर, एफिशिएंट यूज कर सके हम किसको, अपने रिसोर्सेज का, कहां पे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्रमोटिंग पे और पब्लिक वेलफेयर पे। चलिए बच्चे आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या, रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो यहां पर बेटा जी कम करते हैं इनइक्वालिटीज, असमानता जो होता है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब जो होते हैं, अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। इनके बीच में जो इनइक्वालिटीज है बेटा, इनकम और वेल्थ के बीच में, उसको कम करने का काम कौन करते हैं बेटा, सरकार करते हैं। तो यहाँ पर थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू एंड वेलफेयर स्कीम के थ्रू सरकार क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट नैरो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो इनके बीच में क्या करते हैं बेटा, गैप को, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, हायर टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम। भाई साहब जहाँ जो लग्जरीज आइटम है, जो गरीब अमीर लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, और यहाँ पर सब्सिडीज देते हैं किसको बेटा, इसेंशियल गुड्स पे, जो गरीब लोग हैं उसको कंज्यूम कर पाए, तो उनको कम पैसे में मिले। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। और उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है बच्चा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, भाई एक इकोनॉमी स्टेबिलिटी को सही रखने का काम कौन करता है बेटा, गवर्नमेंट की बजट। तो यहां पर आप सरकार कंट्रोल करती है किसको, इन्फ्लेशन को, बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है, एंड इकोनॉमिक फंक्शंस फ्लैक्चुएशंस को कम करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, या गवर्नमेंट एंश्योर स्टेबिलिटी, तो सरकार इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यहां पर कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, एंड इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशंस को, एंड गवर्नमेंट एंश्योर द स्टेबिलिटी। सरकार उस इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट। यहां पर स्टिमुलस पैकेजेस ड्यूरिंग रिसेशन एंड कटिंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कटिंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और स्टिमुलस पैकेजेस ड्यूरिंग रिसेशन। समझ गए बात को? एग्जांपल किसका बेटा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। चलिए आगे बात करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या मतलब होता है बेटा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे, तो क्या मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट मैनेजेस, सरकार यहाँ पर मैनेज करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू एंश्योर दे कंट्रीब्यूट। गवर्नमेंट मैनेजेस पब्लिक सेक्टर, सरकार यहां पर मैनेज करती है पब्लिक सेक्टर को, एंटरप्राइजेस को, टू एंश्योर दे कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहां पर मैनेजमेंट करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, सरकार मैनेज करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, जिससे कि क्या होगा बेटा, इंश्योरिटी प्रोवाइड की जगह कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। जैसे एग्जांपल, एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज एंड एयर इंडिया। बेटा जी ये क्या है, तो यहां पर मैनेजमेंट करा जाता है पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट के बजट के द्वारा। तो गवर्नमेंट
मैनेज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंश्योर दे कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ इंडियन रेलवे एंड एयर इंडिया, ये आपका एग्जाम्पल किसका है बेटा, ये एग्जाम्पल है आपका मैनेजमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का। क्लियर है बच्चे, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे तो इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें बच्चे, द बजट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर बजट जो है प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन। भाई साहब ये गवर्नमेंट का बजट जो है इकोनॉमिक की ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो बजट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, जिससे कि बूस्ट कर सके हम किसको, इकोनॉमी को। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। एलोकेटिंग फंड्स फॉर नेशनल हाईवेज एंड डिजिटल इनिशिएटिव, इस पर ज्यादा उनका जोर होता है सरकार का, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक में ग्रोथ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए आइए बेटा हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज की अगर हम बात करें बेटा, इसका मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पर द गवर्नमेंट एलोकेट फंड्स अंडर डेवलप्ड रीजन्स एंड टू इंश्योर बैलेंस डेवलप। भाई साहब सरकार जो है, जो अंडर डेवलप्ड अगर हम बात करें, जो भी रीजन्स होते हैं वहां पे सरकार क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, फंड्स को एलोकेट करते हैं ताकि बैलेंस कर पाए किसके बीच में, डेवलपमेंट रीजन के साथ। भाई ऐसे भी जगह होंगे, ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहां पर फंड्स की जरूरत ज्यादा होगी, जहां पर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जो अंडर डेवलप्ड होगा तो वहां पर सरकार फंड्स लगाते हैं ताकि हम प्रॉपर बैलेंस कर सके किसके बीच में, डेवलपमेंट के साथ में, और यहाँ पर बैलेंस करते हैं। समझ के बात को, तो एग्जाम्पल अगर लेकर के बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड स्टेट और बैकवर्ड एरियाज। तो भाई सरकार जो है बैकवर्ड एरिया पे ज्यादा फोकस करते हैं ताकि उनको भी हम बराबर लेकर के चल सके कि इसके डेवलपमेंट के साथ हम बैलेंस कर सके। तो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, तो यहाँ पर जो रीजनल डिस्पैरिटीज असंतुलन जो है बेटा, हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। जैसे कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो अंडर डेवलप्ड होंगे, तो उनको वहां पर हम ज्यादा फंड्स देकर के क्या करते हैं, डेवलपमेंट एरिया के साथ हम बैलेंस कर देते हैं। समझ गए बात को, चलिए आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सरकार का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार दें, ये उनका बजट का एजेंडा होता है। तो गवर्नमेंट क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू पब्लिक वर्क्स, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, ये सारे का सारे मेन ऑब्जेक्टिव होता है सरकार का। ये बजट के दौरान वो काम करते हैं। मनरेगा एंड स्टार्टअप्स इनिशिएटिव, बेटा जी एग्जांपल की बात करें, मनरेगा जो है स्टार्टअप इनिशिएटिव जो है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं। बात आई समझ में आपको, क्लियर है पॉइंट्स, ठीक है चलिए आइए बेटा उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक होता है रेवेन्यू रिसीट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेवेन्यू रिसीट, क्या मतलब होता है बेटा रेवेन्यू रिसीट, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, हम उस सभी पे चर्चा करेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज दैट्स नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, बेटा जी ना तो ये लाइबिलिटी को बढ़ाता है न रिड्यूस एसेट्स। भाई साहब रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू रिसीट एक ऐसा रिसीट होता है बेटा, ना तो ये क्रिएट लाइबिलिटी करता है, ना तो ये रिड्यूस करता है एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो भाई करता क्या है, आइए एग्जांपल को देखते हैं। जैसे टैक्स रेवेन्यू, भाई टैक्स रेवेन्यू क्या है, इनकम टैक्स है, और जीएसटी क्या है, ये टैक्स रेवेन्यू है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है बेटा, यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया और फीस हो गया, ये इसके एग्जांपल। तो रेवेन्यू रिसीट एक ऐसा रिसीट होता है बेटा, ना तो ये लाइबिलिटी को, रेवेन्यू रिसीट आर दोज दैट नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, ना तो ये लाइबिलिटी बढ़ाता है, ना तो एसेट को रिड्यूस करता है सरकार का। हम इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। लाइबिलिटी भी यहां पर नहीं बढ़ता है, नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ना तो यहाँ पर सरकार की संपत्ति को बढ़ाते हैं, हम उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। एग्जांपल के रूप में मैंने दिया है टैक्स रेवेन्यू जो है आपका, टैक्स रेवेन्यू का क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स होगा, जीएसटी, ये आपका टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, इंटरेस्ट और फीस, ये आपके क्या हो जाते हैं बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाते हैं। क्लियर है पॉइंट्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है, ना तो ये लाइबिलिटी को बढ़ाता है, ना तो क्रिएट करता है, नहीं तो ये एसेट को रिड्यूस करता है।
आइए उसके बाद अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसीट की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला हमने बात करा टैक्स रेवेन्यू। क्या मतलब होता है टैक्स रेवेन्यू, क्या होता है बेटा? तो रिसीट फ्रॉम टैक्सेस, आपको रिसीट मिलती है टैक्सेस से, एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। तो रिसीट फ्रॉम टैक्सेस, आपको रिसीट कहां से मिलती है? टैक्सेस से मिलती है। एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो ड्यूटीज कौन इम्पोज करता है बेटा? सरकार करते हैं। अब टाइप्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कितने होता है? एक डायरेक्ट टैक्सेस होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स होता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल जीएसटी होता है। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्या होता है बेटा? तो रिसीट फ्रॉम सोर्स ऑफ अदर देन टैक्सेस, बेटा ये वो रिसीट होता है जो अदर देन टैक्सेस से आपको रिसीव होती है बेटा, हम उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। एग्जांपल को देखते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट लोन गिवन टू स्टेट्स, जब सरकार लोन देती है किसको? स्टेट्स को, तो वहां से जो उनको रिसीव हो रहा है रेवेन्यू, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाएगा। यहाँ पर फीस की बात करें, पासपोर्ट फीस, ये सारे के सारे जो रेवेन्यू रिसीव हो रहा है सरकार को, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाते हैं, यानी अदर देन टैक्स। आइए बच्चे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या होता है? रिसीट्स दैट आइदर क्रिएट लाइबिलिटी, बेटा जी ये तो लाइबिलिटी को भी क्रिएट करता है और ये रिड्यूस करता है एसेट को, हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट। बेटा जी ध्यान रखेंगे कैपिटल रिसीट के अंदर क्या होता है? लाइबिलिटी को क्रिएट करा जाता है। रिसीट्स रिसीट्स दैट आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट, एसेट को कम कर देगा और लाइबिलिटी को क्रिएट कर देगा। सोर्स देखिए बेटा, बोरोइंग, बोरोइंग लेंगे, डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका क्या होगा बेटा जी? यहां पर लाइबिलिटी तो बढ़ जाएगा लेकिन एसेट आपका कम हो जाएगा। आइए बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट क्या होता है और कैपिटल रिसीट क्या होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा? डेफिनेशन की बात करें, रेवेन्यू रिसीट की हम बात करें, डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट, ना तो ये लाइबिलिटी को क्रिएट करेगा, नहीं तो ये रिड्यूस करेगा एसेट को। बट कैपिटल रिसीट की बात करें, क्रिएट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी को बढ़ाता तो है लेकिन रिड्यूस करता है एसेट को। एग्जाम्पल की बात करें, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये आपका किसका सोर्स है? रेवेन्यू रिसीट का। बट बोरोइंग हो गया, डिस इन्वेस्टमेंट हो गई, कैपिटल रिसीट का बेटा क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। आइए इम्पैक्ट क्या होगा? नो रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, बेटा जी जब रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशंस आपको नहीं पे करनी होती है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट की, तो फ्यूचर रीपेमेंट और एसेट्स, फ्यूचर रीपेमेंट और एसेट्स रिडक्शन, सही बात है, जब फ्यूचर में आप पेमेंट करेंगे देंगे तो आपका एसेट क्या होगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है बेटा, एक रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट, आपको समझ में आ गया बेटा? तो ध्यान रखेंगे, रेवेन्यू रिसीट वो होता है जहां पर हम ना तो डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, बट यहाँ पर क्या होता है? क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ जाती है, एसेट कम हो जाता है। क्लियर है पॉइंट्स? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू इसका एग्जाम्पल है, जबकि यहाँ पर कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल क्या है? बोरोइंग एंड डिस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें बच्चा, क्या मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आइए उसको हम समझते हैं। तो एक्सपेंडिचर डेट नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स, ना तो ये एसेट को बढ़ाता है, नर रिड्यूस लायबिलिटीज। बेटा जी यहां पर समझो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो नाइदर क्रिएट एनी एसेट, ना तो कोई एसेट को क्रिएट करेगा ना तो रिड्यूस करेगा लाइबिलिटीज को। फॉर एग्जांपल देखो, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, भाई सरकार के जो एम्प्लॉयज जो होती हैं उनको सैलरी देना होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ना तो यहाँ पर एसेट क्रिएट हो रहा है ना तो लाइबिलिटी कम हो रही है, देना तो पड़ ही रहा है। भाई जो सरकार के एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनको सैलरी तो पे करना ही पड़ेगा। ये एग्जाम्पल किसके बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर डेट आइदर क्रिएट एसेट, या तो ये एसेट क्रिएट करता है और रिड्यूस करता है लाइबिलिटीज को। जैसे एग्जांपल को देखो, बिल्डिंग अ स्कूल, एक बिल्डिंग स्कूल का, ये एग्जांपल किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है दैट आइदर क्रिएट एसेट, जो एसेट को क्रिएट करता है और किसको? रिड्यूस करता है लाइबिलिटीज को। यहाँ पर लाइबिलिटी कम हो जाती है बेटा। एग्जांपल की बात करें, बिल्डिंग अ स्कूल, एक स्कूल का बिल्डिंग जो है बेटा, एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का।
आइए हम लोग देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है बच्चे, यहाँ पर हम देखेंगे। तो नो एसेट क्रिएशन, यहाँ पर कोई एसेट की क्रिएशन नहीं होती है और लाइबिलिटी रिडक्शन भी नहीं होता है। यहाँ पर अगर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो एसेट क्रिएशन होती है और लाइबिलिटी रिडक्शन होती है। एसेट तो बढ़ता है लेकिन लाइबिलिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखिए, सैलरीज एंड सब्सिडीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर का आएगा बच्चे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रियल एग्जाम्पल की बात करें, 35 लाख करोड़ 2023 एंड 2024 का एस्टिमेटेड है बेटा। यहाँ पर क्या 10 लाख करोड़ जो है 2023 और 24 का एस्टिमेटेड है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था। आइए टाइप्स ऑफ बजट की हम बात करते हैं बेटा, कितने प्रकार के बजट होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सरप्लस बजट क्या होता है, क्या मतलब होता है सरप्लस बजट का। और उसके बाद हम बात करेंगे डेफिसिट बजट। तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बैलेंस्ड बजट की हम बात करें, व्हेन एस्टिमेटेड रिसीट, जब आपका एस्टिमेटेड रिसीट, जितना आपने एस्टिमेट करा कि मेरे पास जो रिसीट आ सकता है, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, दोनों अगर आपका इक्वल हो जाएगा बेटा, हम उसको, नाम में ही इसका आंसर है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट तो एक ऐसा बजट जो क्या है आपका, एस्टिमेटेड रिसीट बराबर होंगे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का, तो आपका बैलेंस्ड बजट कहलाएगा बच्चा। यहाँ पर रिसीट की बात करें 100 करोड़, एक्सपेंडिचर भी आपका इतना ही है, तो आपके आपस में क्या है, दोनों बराबर है। सरप्लस का मतलब व्हेन एस्टिमेटेड रिसीट्स, जब आपका एस्टिमेटेड रिसीट ज्यादा हो जाएगा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर से, तो आपका सरप्लस। और जब आपका एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स यहां पे ज्यादा हो जाएगा किससे, एस्टिमेटेड रिसीट से, तो बेटा यहाँ डेफिसिट हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे समझो, सबसे पहला मैंने बताया कि बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पर आपका एस्टिमेटेड रिसीट, जितने भी आपके होने वाले खर्चे, इनकम और जितने होने वाले खर्चा दोनों आपस में बराबर है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। सरप्लस का मतलब होता है आपका रिसीट ज्यादा हो जाता है, एस्टिमेटेड रिसीट ज्यादा होता है तो सरप्लस होगा। और एस्टिमेटेड रिसीट अगर आपका कम हो जाता है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है तो डेफिसिट वाली कंडीशन में आप चले जाते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों बराबर हैं, तो इसको बैलेंस्ड बजट कहेंगे। और यहाँ पर सरप्लस की बात करें तो एस्टिमेटेड रिसीट आपका ज्यादा है ओवर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए आपका रिसीट 110 है करोड़ है और एक्सपेंडिचर 100 करोड़ है, तो बेटा ये सरप्लस वाला सिचुएशन है। बट यहाँ पर क्या है, रिसीट आपके पास 90 करोड़ है, एक्सपेंडिचर आपका 100 करोड़ है बेटा, तो यहाँ पर डेफिसिट आ गया, लॉस वाली सिचुएशन आ गई बेटा। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ डेफिसिट। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है बेटा फिस्कल डेफिसिट, और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ डेफिसिट का मतलब अगर बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे बेटा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। इन सभी पे हम चर्चा करेंगे, आइए एक एक करके हम देखते हैं। आइए बच्चे, रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें तो आइए देखिए, एक्सेस रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट। भाई साहब यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा आपका क्या है, एक्सेस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रेवेन्यू डेफिसिट। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट आपको कम है और यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है। आइए देखते हैं, रेवेन्यू रिसीट आपका 70 करोड़ का है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 100 करोड़ का है, तो यहाँ 30 करोड़ का जो है बेटा, 30 करोड़ का जो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। ये बात आ गया समझ में, तो ये आपका 30 करोड़ का जो है बेटा रेवेन्यू डेफिसिट है, समझ में आ गया। फिर से देखना, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका क्या है, एक्सेस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट। यहां पर आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है। जैसे रेवेन्यू रिसीट, एग्जांपल को देखना, एग्जांपल से समझना बेहतर तरीके से। रेवेन्यू रिसीट आपका 70 करोड़ का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 100 करोड़ का है। भाई यहाँ पर 30 करोड़ का जो माइनस में दिख रहा है उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। आया बात समझ में, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट। क्या मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट का, मतलब क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। बेटा जी यहाँ पर एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सेस है किसके, टोटल एक्सपेंडिचर का, उसके
ओवर द टोटल रिसीट, यानी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बेटा जी यहाँ पर बोरोइंग्स को आप एक्सक्लूड कर लोगे। एग्जांपल देखते हैं, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग 1,01,20 करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर 150 करोड़। देख लो यहाँ पर टोटल रिसीट 120 करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर 150 करोड़। यहां पर 30 करोड़ का जो है बेटा ये फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अब समझो, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। बेटा जी यहां पर किस एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट, तो यहां पर आपके टोटल रिसीट के मुकाबले यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है। डेफिनेशन क्या कहता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर किसका होना चाहिए, एक्सेस किसका होना चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर का एक्सेस होना चाहिए, किसके मुकाबले, यहां पर टोटल रिसीट की। तो टोटल रिसीट आपके पास कितना है, बोरोइंग्स 120 करोड़, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका 150 करोड़ है। तो फिजिकल डेफिसिट जो आएगा आपका 30 करोड़ का आ जाएगा। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया। तो टोटल रिसीट आपका 120 करोड़ और टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर ज्यादा है, और यही चीज आपका डेफिनेशन कहता है। तो यहां पर फिजिकल डेफिसिट 30 करोड़ का आ गया बच्चे। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया। बढ़ सकता हूं आगे, चलिए। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आइए इस पर चर्चा करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है। तो फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट में से अगर माइनस कर लोगे इंटरेस्ट पेमेंट तो आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में से अगर माइनस कर लेते हो इंटरेस्ट की पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट में से अगर माइनस करते हो इंटरेस्ट की पेमेंट, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। क्या मतलब होता है, फिजिकल डेफिसिट आपका 30 करोड़ है, इंटरेस्ट पेमेंट आपका 10 करोड़ है। बेटा जी इन दोनों का डिफरेंस है, तो प्राइमरी डेफिसिट आपका क्या आ जाएगा, 20 करोड़ आ जाएगा। फिजिकल डेफिसिट आपका 30 करोड़ का है, इंटरेस्ट पेमेंट आपका 10 करोड़ का है, और प्राइमरी डेफिसिट आपका 20 करोड़ का है। आया बात समझ में, क्लियर है पॉइंट्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट हो गया। समझ गए बात को, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। आइए हम देखते हैं कि टेक वेज एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन्फोग्राफिक, डेफिसिट ट्रेंड्स इन इंडिया। फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें बेटा 2023 और 24 की डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 5.9% ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट का था बेटा। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें 2023 और 24 की आंकड़ा की बात करें तो 6 लाख करोड़ था बेटा। रियल लाइफ सिनेरियो की अगर हम बात करें तो एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेट्रो लाइंस इन मेजर सिटीज। बेटा जी ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लाइन जो है मेजर सिटीज में हुआ करती थी। एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें बेटा, ये आपका किसका एग्जांपल था बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का देखते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइडेड अंडर पीएम किसान स्कीम। ये बेटा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल्स है। आया बात आपको समझ में। पहले मैंने बताया डेफिसिट का ट्रेंड इंडिया में क्या था, तो फिजिकल डेफिसिट की बात करें 2023 और 24 के आंकड़ा की अगर बात करें 5.9% ऑफ जीडीपी था। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें 2023 और 24 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 6 लाख करोड़ था बेटा। बट यहाँ पर अगर हम बात करें रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लाइंस इन मेजर सिटीज। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लाइन ये कहाँ पे है बेटा, मेजर सिटीज में। और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, सब्सिडीज प्रोवाइडेड अंडर, सब्सिडीज कहाँ पे दिया गया, पीएम किसान स्कीम के तहत। आइए बेटा आज की क्लास को अगर मैं रिकअप करूं, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा, क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस करा, तो इसको एक बार समझते हैं। गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, तो एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड रिसीट्स, यहाँ पर एस्टिमेटेड रिसीट को देखते हैं, और एक्सपेंडिचर फॉर अ फिस्कल ईयर। बेटा जी यहाँ पर एक अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो ड्यूरेशन होता है बेटा, हम उसको बोलते हैं फिस्कल ईयर बोलते हैं। आइए तो आपको ये समझ में आ गया कि गवर्नमेंट बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पर एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं। स्टेटमेंट एस्टिमेटेड रिसीट, सरकार के कितने रेवेन्यू आ सकता है कहां से, और कितने खर्चा हो सकता है, इनके जो सब कुछ उसमें जो लिखी होती डिटेल्स, जो चीजें लिखित में होती हैं वहां पे, हम उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करें, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है, रीजनल बैलेंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना हमारा काम होता है बेटा। फिर हमने बात करा रिसीट एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, तो हमने कहा कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, टैक्स, टैक्स की बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट,
एंड नॉन टैक्स सोर्सेज। तो यहाँ पर हमने टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज जो है बेटा रेवेन्यू रिसीप्ट का एग्जांपल है। कैपिटल रिसीट की बात करें तो बोरोइंग्स हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, रिकवरी ऑफ लोन्स, ये एग्जांपल किसका है, कैपिटल रिसीट का है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें बच्चे तो यहाँ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस विदाउट एसेट क्रिएशन, यहाँ पर कोई एसेट की क्रिएशन नहीं होती है। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर डेट क्रिएट एसेट्स रिड्यूस लाइबिलिटी, यहाँ पर आपके वो एक्सपेंडिचर जो एसेट को क्रिएट करता हो और लाइबिलिटी को रिड्यूस करता हो। टाइप्स ऑफ बजट के बारे में हमने बात करा, हमने कहा कि एक बैलेंस्ड होता है, एक सरप्लस होता है और एक होता है डेफिसिट। बैलेंस का मतलब जहां पर आपका रिसीट बराबर हो जाता है एक्सपेंडिचर का, वो बैलेंस्ड कहलाता है। जब आपका रिसीट एक्सीड कर जाता है आपके एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस कहलाता है। जब आपका रिसीट क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है किससे, एक्सपेंडिचर से, तो आपका डेफिसिट हो जाता है बेटा। टाइप्स ऑफ डेफिसिट की हमने बात करा, हमने सबसे पहले बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट की व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू रिसीट, यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसीट से तो ये रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें बच्चे तो व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द टोटल रिसीट, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर जो की अगर हम बात करें व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है टोटल रिसीट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, हम उसको बोलते हैं बेटा फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जब फिस्कल डेफिसिट में से आप माइनस कर देते हो इंटरेस्ट की पेमेंट से पेमेंट को, तो बेटा ये प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। आइए रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू जो हमने समझे था, एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। इलस्ट्रेशंस includes India's budget allocation for the healthcare and education and infrastructure, ये सभी के बारे में हमने डिस्कस करा, उसके ऊपर हमने बात करा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आइए बच्चे, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बताया सही बेटा। आइए बच्चे, तो इस तरह से मैंने बताया यहाँ पर एजुकेशन के बारे में मैंने कहा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर बताए बेटा, यहाँ पे तो ये सारे के सारे रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताने का प्रयास करा, तो इस तरह से मैंने आपको समझाया। देखो यहाँ पे मैंने कहा कि एग्जाम्पल्स ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर हमने बताया कि इलस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड करा जाता है इंडियाज बजट एलोकेशंस हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके थ्रू क्या करते हैं, सो कॉजिंग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो इस तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास करा बेटा। चलिए, बाकी आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं बेटा। मैंने आज की क्लास को आपको वन शॉट के अंदर कराने का प्रयास करा और सभी कॉन्सेप्ट को मैंने इंक्लूड करा।
अगर आज के क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी आपका कमेंट्स होता है, आप प्लीज़ मुझे बताएं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। यहाँ तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।